रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और बीजेपी को अपनी स्थिति इस तरह से नहीं लग रही है कि वो जीत सकते हैं। तो बीजेपी का पुराना एजेंडा है कि आपस में लड़ाओ और जो है तो अपना एजेंडे मनवाओ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। मैं हूं समीउद्दीन चिश्ती। खास मुलाकात में आज हमारे साथ मौजूद है तैयब जफर साहब, महाराष्ट्र के प्रवक्ता है वंचित बहुजन आघाड़ी के। आइए उनसे बात करते हैं आज के जो महाराष्ट्र में जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर। क्या तैयब साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास मुलाकात में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा, आज जो महाराष्ट्र के हालात चल रहे हैं, जो मुसलमानों पर जो बीजेपी शिवसेना की इनकी जो लोग हैं जो बार बार मुसलमानों पर हमला कर रहे हैं, तो क्या सोच है इनकी और क्या करना चाहते हैं महाराष्ट्र? देखिए, महाराष्ट्र की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे तो पूरे देश के अंदर बीजेपी की एक नफरती राजनीति का एक जो है तो पूरा प्रोपेगेंडा चलाने की एक पुरानी आदत है, नवी नहीं है। और इनकी जो भी प्लानिंग है नागपुर से आती है, आरएसएस की विचारधारा, इसमें कोई शक नहीं है। रही बात महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में चुनाव होने हैं और बीजेपी को अपनी स्थिति इस तरह से नहीं लग रही है कि वो जीत सकते हैं। तो बीजेपी का पुराना एजेंडा है कि आपस में लड़ाओ और जो है तो अपना एजेंडे मनवाओ। इसीलिए महाराष्ट्र को भड़काने की कोशिश की जा रही है। चाहे वो विशालगढ़ के किले की बात हो, विशालगढ़ के नाम पर अतिक्रमण के नाम पर मुसलमान बस्ती पर गुंडों के हमले की बात हो, चाहे ट्रेन में सफर करते हुए एक बुजुर्ग पर हमले की बात हो, चाहे रामगिरी जैसे लोगों के मुसलमान विरोधी बयान हो, चाहे नीतीश राणे जैसे लोगों के बयान हो, ये सारा एक ही जो है तो जंजीर की अलग अलग कड़ियां हैं जो कहीं ना कहीं मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की जा रही है और सिर्फ मुसलमानों को बराए नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इनको तकलीफ यहाँ के उन जाति जमातों से है जो यहाँ के मूल निवासी है, जो एससीज है, एसटीज है, ओबीसीज है, दलित है, बौद्ध है, जो लोग अपने आरक्षण बचाने के लिए महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी व्यवस्थाएं बचाने के लिए महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, जो लोग अपना हक बचाने के लिए महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, तो उनको भी दबाना है। लेकिन डायरेक्ट उन पर हमला नहीं कर सकते, तो वाया मुसलमान आ रहे हैं। तो इसमें ये जो है सेकुलर पार्टी क्यों नहीं आगे आ रही है? कोई बड़े लीडर आकर सामने क्यों नहीं इसका खिलाफ में अब आवाज उठा रहे? ये भी क्या इलेक्शन के लिए खामोश बैठे हुए? बिल्कुल, सेकुलर जो पार्टीज है इन्होंने मुनाफिकत वाला जो है तो रवैया इख्तियार किया हुआ है। अगर आप कांग्रेस की बात करें तो इन्होंने पूरे देश में एक बहुत अच्छा हवा ये छोड़ा कि हमारे पास मोहब्बत की दुकान है। और मैं ये बात आपको यकीनन कह सकता हूँ कि यकीनन ये लोग दुकानदार ही है, ये लोग नेता नहीं है। ये इनको समाजों से कोई लेना देना नहीं है, ये दुकानदारी चला रहे हैं, अपनी सत्ता की दुकानदारी चला रहे हैं। ये अलग अलग राज्यों में सत्ता में बैठते हैं और इनके राज्यों में क्या हो रहा है वो भी आप देख लीजिए। जितने कांड इस महाराष्ट्र में पिछले दिनों हुए, एक भी तथाकथित सेकुलर पार्टी ने इसके ऊपर एक्शन लिया क्या? पिछले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र भर के मुसलमानों ने इन तथाकथित सेकुलर पार्टियों को जो है तो झोली भर भर के वोट दिया। उन्हीं सेकुलर पार्टियों ने लोकसभा के अंदर 48 सीटों में से एक भी सीट मुसलमान को नहीं। ठीक है, मुसलमानों ने फिर भी इनको वोट दिया। उसके बाद जब विधान परिषद की बात आती है तो आप विधान परिषद में भी एक भी सीट मुसलमान को नहीं देते। ये आपके मुस्लिम विरोधी विचारधारा है, लेकिन आप अपने आप को तथाकथित सेकुलर बता रहे हैं। मुझे लगता है इनको ये नकाब उतारना चाहिए और अपना असल चेहरा लोगों को दिखाना चाहिए कि हम भी बीजेपी है, बस इतना है कि हमारा निशान पंजा, घड़ी और जो कुछ भी है। तो इन सब हालात को देखते हुए औरंगाबाद की बात करेंगे तो यहाँ भी एमआईएम जो है बहुत जोरों में कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, पर कहीं ना कहीं ये लेट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा ठोस होना चाहिए जिसकी वजह से ये हालात काबू होना चाहिए? देखिए, कुछ लोगों की आदत होती है आपदा में अवसर ढूंढने की, और जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं वो इन दिनों आपदा में अवसर ढूंढ रही है, लेकिन उनकी किस्मत पता नहीं कहां से खराब चल रही है। किसी भी आपदा में उन्हें अवसर मिल ही नहीं पा रहा है। अभी जिस मुद्दे को लेकर ये लोग सरगर्म है, उस मुद्दे को पहले तो हाजी अरफात ने गर्म कर दिया, और हाजी अरफात ने भी इसलिए गर्म किया क्योंकि दूसरा आम मुसलमान उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आम मुसलमान शांति चाहता है, आम मुसलमान जो है तो अमन चाहता है, और इस महाराष्ट्र का हर एक बसने वाला, चाहे वो किसी भी धर्म मजहब से आता हो, किसी भी समाज से आता हो,
वो अमन और शांति चाहता है। तो इन लोगों ने नीतीश राणे के उस ढकोसलेबाजी बयान पर ध्यान नहीं दिया और इस कान से सुन के उस कान से निकाल दिया कि भाई बच्चों की बातों पे ध्यान नहीं देते, बच्चों का काम है शरारत करना, करके चला गया। लेकिन चूंकि इनका जो मकसद है महाराष्ट्र को भड़काने का वो पूरा करना जरूरी है, तो पहले हाजी अरफात के द्वारा मुसलमानों की भावनाओं पे बात की गई और अब जो है तो दूसरे लोग उसके ऊपर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो प्रकाश अंबेडकर साहब की क्या भूमिका रही अभी तक महाराष्ट्र में इन सब हालात को लेकर के? देखिए, आदरणीय बाड़ा साहब की भूमिका एकदम स्पष्ट तरीके से इस महाराष्ट्र के अंदर रही है। आदरणीय बाड़ा साहब ने लोकसभा के चुनाव के बाद से एक चीज ये कही थी कि इस महाराष्ट्र को दंगे की तरफ लेकर जाया जा रहा है और हम चाहते हैं महाराष्ट्र में दंगा ना हो। महाराष्ट्र को किन किन तरीकों से दंगों की तरफ ले जाया जा रहा है ये भी बाड़ा साहब ने स्पष्ट तरीके से कहा कि ओबीसी और मराठा को आपस में लड़ाकर दंगा करने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम और हिंदू को आपस में लड़ाकर जो है तो दंगा करने की कोशिश की जा रही है। और बाड़ा साहब ने मुस्लिम जो है तो ओबीसी और मराठा के बीच का जो झगड़ा था वो खत्म करके वो दंगे की आग को बुझा दिया आरक्षण बचाओ यात्रा करके, कि भाई हम चाहते दोनों को आरक्षण मिलना चाहिए, मराठाओं को अलग से आरक्षण दिया जाए और ओबीसी का अपना आरक्षण महफूज रहे। महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब के नाम पर जब पूरे फसादात भड़के तो कौन था वो आदरणीय बाड़ा साहब की शख्सियत थी जो खुल्दाबाद जाते हैं, औरंगजेब की मजार पे जाते हैं और सीना ठोक के कहते हैं कि ये शख्स ने 52 साल इस देश पे हुकूमत किया है, तुम इसके स्टेटस लगाने पर किस पे गुना दाखिल नहीं कर सकते, और अगर करना ही है तो मैं मजार पे आया हूं, मुझ पे करके बताऊं। पश्चिम महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के नाम पे दंगे किए गए, वहां पर बाड़ा साहब ने जाकर जो है तो टीपू सुल्तान की 6 फीट की फोटो लगाकर हार चढ़ाया और कहा कि अगर इस पे केस हो सकता है तो मुझ पे करो। तो जो पूरे महाराष्ट्र को अमन शांति से रखने का काम आदरणीय बाड़ा साहब और वंचित बहुजन आघाड़ी कर रही है, इसीलिए आज वंचित बहुजन आघाड़ी अलग अलग तथाकथित पार्टियों की नजर में खटकती है, क्योंकि जिनकी राजनीति दंगों पर टिकी हुई है उनकी राजनीति वंचित बहुजन आघाड़ी दंगे नहीं होने दे रही और खत्म कर रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो महाराज ने हुजूर की शान में गुस्ताखी किया है उसका सपोर्ट करते, तो उसे कैसा देखते हैं आप? देखिए, ये निंदनीय है, ये निंदनीय है। सबसे पहली बात तो महाराज का बयान निंदनीय था, हमने उस पर कमिश्नर से बात की। वंचित बहुजन आघाड़ी के अलग अलग ग्रुपों ने अलग अलग जिलों में एफआईआर किए, कम से कम 3 से 4 एफआईआर के आसपास वंचित बहुजन आघाड़ी के लोगों ने एफआईआर की है। हम जो है तो महाराष्ट्र सीएम को समझना चाहिए कि आपको किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। आप जो है तो सिर्फ हिंदुओं के प्रधान जो है तो सीएम नहीं है, आप महाराष्ट्र के सीएम है, आप महाराष्ट्र के एक एक जात धर्म और एक एक व्यक्ति के सीएम है। आप किसी एक को समर्थन देकर गलत कर रहे हैं। नंबर 2, आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि जब कानून की पासदारी आपसे नहीं होती तो आप कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, जो निंदनीय है। तीसरी बात जो है तो इस महाराष्ट्र को अमन शांति से रखने की जिम्मेदारी इस महाराष्ट्र के सीएम और होम मिनिस्टर की है, और आप उस जिम्मेदारी से दस्तबरदार होते हुए ऐसे महाराजों का समर्थन करके महाराष्ट्र को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं हाईकोर्ट ने और जो है तो खुद सामने से सीएम साहब पे भी जो है तो कार्रवाई करनी चाहिए कि आप जो कर रहे हैं ये गलत है। ट्रेन में भी बुजुर्ग के साथ मारहान होती है, वो भी नौजवानों को छोड़ा जाता है, और जो नीतीश राणा ने इतनी बड़ी बात की कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुसकर मारेंगे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इसको कैसा देखेंगे? क्या आने वाले वक्त में वंचित बहुजन आघाड़ी इस पर एक्शन लेंगे? देखो, मैं आपको पहले ही सवाल के जवाब में ये तमाम चीजें बता चुका हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी ने इस बार जो तय की है कि हमको सत्ता में जाना है, और हमको सत्ता में जाकर क्या करना है, तो हमको ऐसे कानून पास करने हैं कि मुसलमानों पे अत्याचार ना हो, महाराष्ट्र को भड़काने की कोशिश ना हो, हुजूर की शान में गुस्ताखी ना हो। हम वाहिद ऐसी पार्टी है जिसने मोहम्मद पैगंबर बिल पिछले दिनों इंट्रोड्यूस करवाया था, और आने वाले दिनों में अगर हम सत्ता में जाते हैं या हमारे कुछ तादाद में एमएलए जो है तो विधानसभा में जाते हैं, तो हम लोग फिर से मोहम्मद पैगंबर बिल पेश करेंगे, जिसका फायदा ये होगा कि अगर कोई गुस्ताखी करने की कोशिश भी करेगा वो 10 साल जेल में जाएगा। क्या बीजेपी सरकार ऐसा करवाना चाहती है कि महाराष्ट्र में दंगा हो मुसलमान और दूसरे जाति में? बिल्कुल यही तो चाहती है पूरा महाराष्ट्र का। मैं समझता हूं अब तो आम आदमी भी ये समझ गया कि बीजेपी चाहती क्या है, और इसीलिए बीजेपी की चाहत पूरी नहीं हो पा रही है। इसीलिए बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर से आउटी हुई है, ऊपर से शिवाजी महाराज की मूर्ति गिर जाती है, वहां भी बीजेपी को बड़ा धक्का लगता है। प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में आके माफी मांगते हैं, तो ये पहले तो ये लोग सही से काम नहीं करते। इनको किसी से मोहब्बत नहीं है, इनको मराठाओं से मोहब्बत नहीं है, इनको मुसलमानों से मोहब्बत नहीं है, इनको दलितों से मोहब्बत नहीं है, इनको आदिवासियों से मोहब्बत नहीं है, इनको मोहब्बत सिर्फ सत्ता से है।
बीजेपी के हाजी अरफात ने जो कहा है उसके बयान को कैसा देखते हैं? वो बीजेपी की स्क्रिप्ट है। हाजी अरफात ने, मैं समझता हूँ, बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ी है ताकि ये हो कि मैं ही मारता हूँ मैं ही सहलाता हूँ वाला मामला चल रहा है, या यूं कहूं कि मैं मारे जैसा करता है तू रोए जैसा कर, ये वाला मामला है। उसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं। आने वाले विधानसभा इलेक्शन को कैसा देखते हुए आपकी कैसी तैयारी रहेंगी औरंगाबाद में और महाराष्ट्र में वंचित बहुजन आघाड़ी? देखिए, आने वाले विधानसभा में हमारा स्पष्ट तरीके से हम जा रहे हैं। हम मुद्दों की राजनीति के साथ ही जा रहे हैं। हम हर उस जाति जमाती को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं जो जाति जमाती इस देश में बसती है, जो जाति जमाती इस देश की मूल निवासी है। हम उनको साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं जो 100 साल से अपनी स्थिति को सुधार नहीं सके। हम ऐसी जाति जमातियों को साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं। हम आदिवासियों को, भटके विमुक्तों को, ओबीसीज को, एससीज को, एसटीज को, मुसलमानों को, यानी हम एक खूबसूरत सा गुलदस्ता इस महाराष्ट्र की आवाम का लेकर विधानसभा जाने की तैयारी में है। और इस बार वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में पूरी ताकत से लड़ेंगी। और किसी ने कहा है ना कि ये कह दो शोलों से चिंगारी से फूल खिले हैं इस बार बड़ी तैयारी से। तो वंचित बहुजन आघाड़ी इस बार पूरी ताकत से। और चलते चलते आखिरी एक सवाल ये है, क्या कहेंगे महाराष्ट्र के और औरंगाबाद के नौजवानों को जो सरकार और जो लोग ये इनमें भड़काना चाह रही है, दंगा करवाना चाह रही है, उनके लिए? देखिए, मैं तमाम मुसलमानों से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जिस तरह से लोकसभा के अंदर हमने पूरे देश के में इलेक्शन के अंदर जवाब दिया है, इस बार भी महाराष्ट्र में यकीनन हमको भड़काने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम नौजवान सड़कों पर उतरे, नारेबाजी करे, ढिंगाना करे और उन्हीं नौजवानों पर फिर केसेस बुक और वो जेलों में जाए। हम नहीं चाहते कि हमारे कौम का एक भी नौजवान इस तरह से जेल में जाए। हम चाहते हैं हमारा नौजवान एजुकेशन में आगे बढ़े, हम चाहते हैं हमारा नौजवान सियासत में आगे बढ़े, हम चाहते हैं हमारा नौजवान जो है तो अलग अलग फील्ड में आगे बढ़े। वो चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, जो चाहे अगर वो करना चाहता है वो करे। और जो महाराष्ट्र की स्थिति इन दिनों है, मैं आप तमाम से आदिबाना, मौद्देबाना और दर्दमंदाना अपील करता हूं कि आप तमाम लोग आने वाले चुनाव में ईवीएम के अंदर इनको जवाब दीजिएगा। आप सोशल मीडिया पे इनको जवाब ना दीजिए, आप सड़कों पर उतर के इनके जवाब ना दीजिए। आपको अगर जवाब देना है, आपके पास मौका आने वाला है, आने वाले चुनाव में आप ईवीएम में इनको जवाब दीजिएगा, इनको घर का रास्ता दिखाइएगा ताकि ये दोबारा से सत्ता में आकर मुसलमानों को और दूसरे समाजों को भड़काने की कोशिश ना करें। शुक्रिया साहब, बहुत थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ महाराष्ट्र के प्रवक्ता, इनसे हमने बात की आने वाले इलेक्शन पे और यहाँ के अभी महाराष्ट्र के भी हालात और औरंगाबाद के भी हालात के ऊपर उन्होंने अपनी बात रखी है और बहुत अच्छे से उनसे हमारी डिस्कस हुई। और भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए MTN न्यूज़।